प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने अपनी जनरल टर्म्स जो चालकता से संबंधित थी उनका अध्ययन किया था और चालकता, मोलर चालकता, इन पर आधारित न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। उसी में मैंने आपको बताया था अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता के बारे में। तो अनंत तनुता पर बच्चों हम उस कंडीशन को मानते हैं जब विद्युत अपघट्य 100% वियोजित हो जाता है। वो तनुता उस अपघट्य की अनंत तनुता कहलाती है। अधिकतर बच्चों के मन में डाउट रहता है कि अनंत तनुता का तात्पर्य है कि विलयन को इतना तनु कर दिया जाए कि वो अनंत तक पहुंच जाए, अर्थात उसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी मिला दिया जाए, जबकि इसका तात्पर्य ये नहीं है। तो जो उसके बाद की चीज थी, अनंत तनुता पर अगर हम मोलर चालकता और सांद्रता या तनुता के बीच संबंध स्थापित करें तो उसको हम एक ग्राफिकल मेथड से भी स्थापित कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं बहिर्वेशन मेथड। यह एक वैकल्पिक विधि है। इसमें हम एक ग्राफ की सहायता से मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम करते क्या हैं, देखिए, इसमें बच्चों हम ग्राफ खींचते हैं मोलर चालकता। ये एक साइड में हम इसके ले लेंगे यहाँ मोलर चालकता, और एक साइड में हम लेंगे √C मतलब सांद्रता, या इसको आप लिख सकते हो 1/√V तनुता। जब इनके बीच ग्राफ खींचते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, उन प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए ये जो ग्राफ आएगा, कर्व आएगा, ये आता है लीनियर। ये ऐसे आ जाता है, लीनियर कर्व आ जाता है, रैखिक। लेकिन अगर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य लेते हैं तो यही कर्व हमारा वक्राकार इस तरह से प्राप्त होता है, ऐसे। ये है किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, WE वीक, और ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये वाला। अब चूंकि ये लीनियर आता है, रेखीय आता है, तो इस कर्व का या इस कर्व की सहायता से हम कैप M इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यहां से तो हम कर लेंगे, लाइन का इक्वेशन लगा देंगे। मैं बता दूं, हालांकि सिलेबस में नहीं है। प्रबल के लिए आ जाएगा कैप M इज इक्वल्स टू कैप M अनंत तनुता पर -B√C। इससे हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। ये किसके लिए है? ये है प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य का कर्व बहुत ही वक्राकार आता है। इससे हम रैखिक समीकरण प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए इस विधि से तनु विलयनों का जो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंडक्टिविटी है, आयनिक चालकता, वो हम ज्ञात नहीं कर पाते। कभी कभी इसका खाली नाम पूछ लिया जाता है, कौन सी इक्वेशन है, तो ये है डिबाई हकल्स ऑन सेगार समीकरण। इस समीकरण का नाम डिबाई हकल ऑन सेगार इक्वेशन है। तो मैंने बताया प्रबल विद्युत अपघट्यों का तो हम जो मोलर चालकता है वो ग्राफिकल बहिर्वेशन या वैकल्पिक विधि से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों का चालकता का मान हम इससे ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक ऐसी प्रोसेस या ऐसी विधि की जरूरत पड़ी जिसका हम अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य का भी मोलर चालकता ज्ञात कर सकें।
और इस समस्या का समाधान हमें दिया कोलराउश ने। इस समस्या का समाधान हमें दिया कोलराउश ने। तो आज का हमारा टॉपिक है कोलराउश का नियम। ये मैंने समझा दिया कोलराउश के नियम की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता हम ग्राफिकल मेथड से प्राप्त नहीं कर सकते अनंत तनुता पर। बात चल रही है ये अनंत तनुता की, इनफाइनाइट कंसंट्रेशन। तो इसलिए कोलराउश के नियम की आवश्यकता पड़ी। अब कोलराउश ने हमें क्या बताया, उसने बहुत सारे तनु विलयनों का अध्ययन किया और फिर अंत में हमें एक नियम दिया कि किसी भी, अच्छा उसने अध्ययन तो किया था तनु विलयनों के मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए, लेकिन वो ऐसा एक ब्रह्मास्त्र हमें प्राप्त हो गया, ऐसा नियम दे दिया जो तनु और सांद्र दोनों पर अप्लाई हो जाता है। तो कोलराउश के नियम के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं, या कहें उसे हम मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। फिर से सुने, किसी भी विद्युत अपघट्य, आप देखो विद्युत अपघट्य दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक होगा धनायन, दूसरा होगा ऋणायन। तो कोई भी विद्युत अपघट्य हो, अगर हमें उसकी मोलर चालकता निकालनी है, मोलर चालकता, इसका मान निकालनी कब है, अनंत तनुता पर। इनफाइनाइट लगा देते हैं तो अनंत तनुता। ये भी यहीं समझ लीजिए, कहीं कहीं आपको इनफाइनाइट की जगह यहां जीरो भी लगा मिलेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये इसका मतलब भी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान उसमें उपस्थित आयनों की, अब आयन कौन से होंगे, एक धनायन और एक ऋणायन, उन आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगा। अब हमने मोलर चालकता को तो कैप से प्रदर्शित कर दिया, मोलर आयनिक चालकता को हम लैम्डा से दर्शा देते हैं, लैम्डा, ये भी अनंत तनुता पर, ठीक है। और प्लस यानी कैटायन की बात चल रही है तो यहाँ प्लस आयन की, प्लस दूसरा अनंत तनुता पर ही नेगेटिव आयन की। और इसके शुरू में हम जो यहाँ है अपघट्य में आवेश की जो मात्रा होगी, प्लस आवेश यहाँ और माइनस आवेश, सॉरी आवेश का नाम आ रहा है, जो अणुओं की संख्या होगी धनायन के या ऋणायन के, उनकी संख्या हम यहाँ लिख देंगे। अब मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास कोई विद्युत अपघट्य है, क्या ले लें, ए एक्स बी बाई, ये कोई विद्युत अपघट्य है। अब ये काय में वियोजित होगा बच्चों, ये वियोजित हो जाएगा, इसके एक्स एटम बनेंगे, किसके, ए पॉजिटिव के, एक्स ए प्लस, और इस पर कितना प्लस आएगा, जितनी इसकी बैलेंसी होगी, बैलेंसी कितनी है, वाई, तो ए के ऊपर वाई प्लस, समझ में आ गई बात। प्लस दूसरा आयन उसकी है बाई, और वो कौन सा है, बी, और उस पर आवेश एक्स, ठीक है। इसमें ये आयनित हुआ। अब हमें इस समीकरण के लिए, इस अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का सूत्र बनाना है। तो कैप एम किसका, अनंत तनुता पर किसका, किसकी मोलर चालकता निकालना चाह रहे हैं, इसकी, इसे हम ब्रैकेट में लिख लें, ए एक्स और बी बाई इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये धनायन है, कितने हैं, एक्स, एक्स धनायन है और बाई ऋणायन है, तो लिखिए एक्स गुणा, जो हमने एन प्लस लिखा था वो एन क्या प्रदर्शित कर दिया, इनकी संख्याओं, यहाँ एन माइनस की वैल्यू बाई हो जाएगी, तो एक्स इंटू ए
अच्छा, यहाँ आयनिक चालकता है तो लैम्डा लिखेंगे अनंत तनुता पर, और नीचे लिख देंगे ए और इसकी बाई प्लस। ठीक है, ऐसे ही अब ऋणायन के लिए लिखेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है, बाई, तो इसे बाई गुणा अनंत तनुता पर आयनिक चालकता किसकी, बी, और इस पर चार्ज एक्स माइनस। ठीक है, इस तरह हम प्रदर्शित कर देते हैं। इसमें ये दोनों, ये वाली, ये वाली, ये है, ये तो है इसकी अनंत तनुता पर आयनों की मोलर चालकता, सॉरी आयनिक चालकता, और ये विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। तो इस तरह हम कोलराउश के नियम के अनुसार एक सीधे सीधे गणितीय रूप से आयनों की चालकताओं का उनके अणुओं की संख्या से गुणा करके और फिर दोनों राशियों को जोड़कर हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्राप्त कर सकते हैं। ये तो था मोलर चालकता के लिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि अगर तुल्यांक की चालकता हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमसे तुल्यांक की चालकता पर किसी भी अपघट्य के अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता पूछ ली जाए, तो उसके लिए भी कोलराउश ने नियम दिया, जहां मोलर चालकता थी आपका वहां तुल्यांक की चालकता बोल दिया कि किसी विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। भाई वहां तुल्यांकी चालक, वो मोलर चालकता था, यहाँ तुल्यांकी, तो बस इतना ही तो फर्क हुआ। अब हम जानते हैं कि तुल्यांकी चालकता को EQ से दर्शाते हैं। अब अनंत तनुता पर ले रहे हैं तो यहाँ अनंत का, इनफाइनाइट का साइन, और ये किसके इक्वल होता है, धनायन की अनंत तनुता पर चालक आयनिक चालकता प्लस ऋणायन की चालकता अनंत तनुता पर। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा एक ध्यान रखना है ध्यान ये रखना है कि जब हमने मोलर चालकता पढ़ी थी तो वहां हम इसका सूत्र में काहे से मल्टीप्लाई कर रहे थे, काहे से गुणा कर रहे थे, उसके जितने अणु में जितने परमाणु थे उन परमाणुओं की संख्या से गुणा कर रहे थे। किसी भी विद्युत अपघट्य की अगर हमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी थी तो हम उसके आयनों की चालकताओं का योग निकाल रहे थे, और आयनों की चालकता निकालने के लिए किसी भी आयन पर उपस्थित आवेश को काय से गुणा कर रहे थे, उसके अणुओं की संख्या पर। ये अनंत तनुता पर कैटायन या धनायन की आयनिक चालकता है, इसको हमने गुणा कर दिया था कितने धनायन इकाई यानी एक यूनिट में है, इस विद्युत अपघट्य की एक यूनिट में कितने धनायन है उससे गुणा कर दिया था। ऐसे ही यहाँ ऋणायन में एक यूनिट में कितने ऋणायन है उस संख्या से गुणा कर दिया था। लेकिन जब हम आयनिक चालकता निकालेंगे तो हम इसमें इन एक यूनिट में उपस्थित अणुओं की संख्या से गुणा नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पर उपस्थित, बल्कि डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई किया डिवाइड करेंगे इस पर उपस्थित चार्ज से, आवेश की कितनी मात्रा है उससे। तो क्या क्या स्वरूप हो जाएगा इसका, ये रहा तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता बराबर, पहला तो ये है, ये देख दो यहीं अनंत तनुता पर धनायन की चालकता। अब इसमें देखिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1/n प्लस, धनायन है तो n प्लस प्लस, ये है यहाँ ऋणायन अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता, इसको 1/n माइनस। अब ये चीज़ तो आप जानते ही हैं, ये तो आयनिक चालकताएं हैं,
अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य के आयनों की चालकताएं हैं। ये जो 1/n+ और 1/n-, ये क्या है? ये n+ और n-, ये है आवेश की मात्रा। ये क्या है? ये आवेश की मात्रा है धनायन और ऋणायन पर, आवेश की संख्याएं हैं। तो मैं लिख दूं इसको, ऐसे लिखो, n+ या n- बराबर आवेश की मात्रा या आवेश की संख्या है। इस सूत्र की सहायता से हम तुल्यांक की चालकता ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जैसे अब जरा इसको एक उदाहरण से समझो। मान लीजिए मैंने कहा कि Al2SO4 का होल थ्राइस, इसकी अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता कैसे ज्ञात करोगे? इसका तुल्यांक की चालकता का सूत्र क्या होगा ये बताइए। ये मैंने पूछा, तो आप कैसे लिखेंगे इसको समझो। इसमें यो काय में वियोजित होगा, ये देखिए Al3+ और कितने इसके? 2, 2Al3+ प्लस 3SO4 2-, इसका वियोजन इसमें हो जाएगा। अब हमें इसका सूत्र लिखना है, तो पहले तो लिख दें हम आयन कौन कौन से हैं। Al3+, एक तो ये आयन है, इसकी अनंत तनुता पर चालकता, प्लस दूसरा कौन सा है? अनंत तनुता पर ऋणायन कौन सा है हमारा? SO4 2-, इसकी चालकता। ठीक, अब जैसा मैंने बताया इसमें हम काय से डिवाइड कर रहे हैं? n+n- क्या था? आवेश की मात्रा। तो Al के ऊपर कितना आवेश है? 3, तो इसको हम यहाँ 1/3 से गुणा कर दें या 3 से भाग कर दें, एक ही बात है। प्लस सल्फेट को 1/2 से, क्योंकि सल्फेट के ऊपर 2 चार्ज है, साइन हमें नहीं लेना, केवल उसकी संख्या लेनी है। तो 1/2 गुणा SO4 का आयन, SO4 आयन की चालकता। तो ये थे हमारे कॉलराज सर द्वारा दिए गए नियम। कॉलराज के नियम में केवल यही चीज हमें पढ़नी है, इसी के ऊपर अंक के प्रश्न आ जाते हैं। तो कॉलराज ने क्या नियम दिया था कि किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर, ये जरूर जोड़ देंगे पहले, किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये तो था मोलर चालकता के संबंध में। अब तुल्यांक की चालकता के संबंध में क्या दिया था? किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। वहां दिया था मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर, यहां दिया था आयनिक चालकताओं के योग के बराबर। ध्यान हमें ये रखना है कि जब हम मोलर चालकता निकालते हैं तो वहां हम चार्ज, जो हमारा आयन है, धनायन या ऋणायन, उसको एक इकाई में उपस्थित परमाणुओं की संख्या से या आयनों की संख्या से गुणा करते हैं, जबकि यहां हम उसको उसके आवेश की मात्रा से डिवाइड करते हैं। जबकि तुल्यांक की चालकता में हम किसी भी आयन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता को उसके आवेश की संख्या से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और मोलर चालकता में क्या कर रहे थे? उसके जितने परमाणु उपस्थित थे, इसमें ए के x हैं तो x से गुणा कर रहे थे, b के y हैं तो y से गुणा कर रहे थे। जबकि यहाँ Al2SO4 में देखो Al के 2 हैं तो हमने 2 से गुणा नहीं करी। अच्छा, इसी को अगर हम मोलर चालकता निकलवाएं आपसे, अनंत तनुता पर इसकी मोलर चालकता भी ज्ञात करो भाई, तो
क्या लिखोगे? यहां हम ये तो यही रहने देंगे, अनंत तनुता पर Al3+ की चालकता प्लस अनंत तनुता पर SO4 2- की चालकता। लेकिन जहां हमने यहाँ आवेश की मात्रा से गुणा करा था, आपको यहाँ कहां से गुणा करोगे? इसके इनसे। ये कितने उसके परमाणु एक यूनिट में उपस्थित हैं, तो Al के 2 हैं तो 2 से गुणा करोगे, यहाँ 2 × 3 है तो यहाँ 3 से गुणा करोगे। समझ में आ गई बात? ये फर्क है मोलर अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकालने में और तुल्यांक की चालकता निकालने में। अब ये सब चीज हमें क्लियर होंगी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो बस 2 लाइन का काम और है थ्योरी का। क्या काम है कि हमें ये पता होना चाहिए, हालांकि कम पूछे जाते हैं, कि जो ये कोलराश लॉ है इसके यूज क्या हैं, अनुप्रयोग एप्लीकेशन इसकी क्या है। तो इसकी एप्लीकेशन है, एक तो हम दुर्बल विद्युत अवघट्टियों की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, तुल्यांक की चालकता ज्ञात कर सकते हैं, वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं, और जो अल्प विलेय लवण हैं उनकी विलेयता की गणना कर सकते हैं, वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो इन सब की गणना करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कोलराश के नियम की। अब मां सरस्वती का ध्यान करके जरा आंकिक प्रश्न शुरू करते हैं। और कोलराश लॉ का पहला न्यूमेरिकल, पहला आंकिक प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर। सवाल है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं कैप M एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन की गणना करो। और क्या दिया है उन्होंने? यदि लैम्डा Ca+2 यानी कैल्शियम आयन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता 119 और क्लोराइड आयन की आयनिक चालकता 76.3, सल्फेट की 160 और मैग्नीशियम की 106 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो। मोलर चालकताएं दे रखी हैं, ठीक है। इन आयनों की मोलर आयनिक चालकताएं ये दे रखी हैं। हमें इन अपघट्टियों की मोलर चालकता की अनंत तनुता पर गणना करनी है। तो तुरंत सूत्र बनाइए, देखिए लैम्डा M एट इनफाइनाइट CaCl2 के लिए क्या होगा? इसमें Ca धनायन है और Cl ऋणायन, तो धनायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस ऋणायनों की चालकता। CaCl2 में अगर आप इसको चाहें तो मैं यहाँ ये ब्रैकेट में आपको खोल के दिखा सकता हूँ। CaCl2 जो अपघटित होगा वो Ca2+ में और 2Cl- में, इसमें इसका अपघटन होगा। तो हमने इसी के हिसाब से मोलर चालकता का हमारे पास सूत्र है आयनिक चालकता गुणा इकाई, एक इकाई सूत्र में परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या। तो Ca के कितने हैं? 1, तो इसे हम कहीं से भी गुणा नहीं करने के, खाली Ca लिखेंगे। Cl के कितने हैं? 2, तो यहाँ हमने 2 से गुणा कर दी। अब इनकी वैल्यू रख दो। Ca की दे रखी है 119, ये रख दी, प्लस 2 गुणा Cl की है ये 76.3, इसकी वैल्यू रख दी। कैलकुलेशन करके हमारा आ जाता है 271.6, ठीक है। अब MgSO4 में ये फिर सीखो भैया, काय में टूटेगा MgSO4? MgSO4 जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए करते समय मैंने भी नहीं लिखा था। तो ये टूटेगा Mg2+ प्लस एक ही SO4 है, एक ही Mg है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, SO4 2-, इसमें टूटेगा। बस वैल्यू रखो,
कैप m MgSO4 at infinite concentration is equals to lambda Mg2 plus at infinite concentration प्लस सल्फेट की मोलर आयनिक चालकता। इनकी वैल्यू रख दो। Mg की हमें दी हुई है, ये देखो Mg की दे रखी है भैया 106 और सल्फेट की 160, तो 6 और 160, 106 और 160 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दूसरा सवाल दिया है HCl CH3COONA सोडियम एसीटेट और NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के मान, इनके मोलर चालकताओं के इन्होंने मान दे रखे हैं इन अपघट्टियों की 426.1, 91 और 126.45 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो अनंत अनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता की गणना कीजिए। एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता निकालनी है। अब एसिटिक अम्ल कब बनेगा? जब एसीटेट आयन और H आयन मिलेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सीधे सीधे गणितीय समीकरणों का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या क्या दिया है। HCl के लिए दे रखा मोलर चालकता का मान। अब HCl काय में वियोजित होगा? H प्लस में और Cl माइनस में, ये आ गया, ये इसकी वैल्यू। ऐसे सोडियम एसीटेट की सोडियम आयन में और एसीटेट आयन में, जो इसकी वैल्यू जो दी हुई है वैल्यू हमें। NaCl काय में वियोजित होगा? Na प्लस में और Cl माइनस में। मैंने आपको बताया था, हालांकि कोलराश ने ये नियम दुर्बल विद्युत अपघट्टियों के लिए दिया था, लेकिन ये दोनों पे अप्लाई हो जाता है। यहाँ प्रबल पे भी कर रहे हैं हम NaCl पे, और यहाँ दुर्बल पे भी कर रहे हैं सोडियम एसीटेट पर। तो ये मान दे के हमने इसकी समीकरण बना दी। एसीटेट का वियोजन, सोडियम एसीटेट का वियोजन इस तरह हुआ, HCl का ऐसे हुआ और सोडियम क्लोराइड का ऐसे, और इन्होंने मोलर चालकताएं हमें दे रखी हैं अपघट्टी। ठीक, अब हमें थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि हमें CH3COOH बनाना। तो CH3COOH मतलब इसका वियोजन कैसा होगा? CH3COO माइनस और H प्लस। तो यहाँ CH3COO माइनस आयन तो यहाँ से मिलेंगे और H प्लस आयन यहाँ से मिलेगा, अर्थात हमें समीकरण 2 और 1 को तो जोड़ देना है और उसमें से 3 को घटा दें ताकि ये Na और Cl कैंसिल हो जाए। बस समीकरण 1 प्लस 2 माइनस समीकरण 3। समीकरण 1 में क्या है? HCl, 2 में सोडियम एसीटेट और माइनस 3 में NaCl। इनकी हमने यहाँ इधर वाला पार्ट रख दिया, आयनिक इसकी प्रोडक्ट जो थी H प्लस Cl माइनस प्लस, दूसरी में था एक में हमें 2 जोड़नी थी ना, प्लस Na और CH3COO और Na, और इसमें से ये घटानी थी तीसरी, तो माइनस Na माइनस Cl, माइनस Na माइनस Cl, तो ये माइनस का और ये प्लस का ये कट गया, इस माइनस से ये प्लस वाला कट गया, क्या बचा? CH3COO माइनस और H प्लस। यही हमें प्राप्त करना था। अब हमें केवल इनकी वैल्यू रख देनी है। देखो HCl की वैल्यू थी, यहाँ आ जाइए, ये HCl की जो अनंत अनुता पर मोलर चालकता है वो है 426.1, तो ये रख दिया इसकी वैल्यू हमने 426.1, चाहे यहीं इसके नीचे रख लो 426.1, प्लस सोडियम एसीटेट की 91, ये 91 रख दी, और माइनस 126.45, ये हमने इसका कर लिया। तो सिंपल सी कैलकुलेशन करके और वैल्यू आ जाएगी 390.65 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ना तो हमें ऐसे वियोजित समीकरण लिखनी है, सीधे सीधे आप इधर ही वैल्यू रखोगे और जोड़ घटा के मान निकाल दोगे। अगला सवाल है NaOH, NaCl और BaCl2, इनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर चालकताएं, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी हैं, ये लगातार क्रमशः, और इन्होंने पूछा है BaOH का होल ट्वाइस। तो फिर उसी तरह NaOH टूटेगा Na प्लस OH माइनस में, NaCl Na प्लस Cl माइनस में, और BaCl2 Ba प्लस और Cl माइनस में।
अब हमें निकालना है BaOH का होल ट्वाइस, यानी एक तो Ba चाहिए हमें, और Ba कहाँ से मिलेगा? समीकरण 3 से Ba, और OH मिलेगा समीकरण 1 से। तो हमें समीकरण 1 और समीकरण 3 को तो जोड़ देना है, लेकिन समीकरण 1 में OH का एक आयन है, हमें चाहिए 2, क्योंकि OH का होल ट्वाइस है, तो इसे हमें 2 से गुणा भी करना पड़ेगा समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 गुणा 2 प्लस समीकरण 3, और फिर उसमें से समीकरण 2 को घटा देंगे ताकि Na और Cl ये कट ऑफ हो जाए। कर दो ये यार, समीकरण 3 प्लस समीकरण 2, वो समीकरण 1 गुणा 2 और माइनस समीकरण 2 गुणा 2, 2 को भी 2 से गुणा करके माइनस करेंगे। 2 से गुणा इसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो Na के भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पहले से Cl के 2 हैं, तो 2 से 2 काटने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, चलो इसे आयन भी करो इसका, BaCl2 से Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस प्लस 2Na प्लस और 2OH माइनस, यहाँ 2Na प्लस माइनस करना है, इसे घटाना है, तो माइनस 2Na प्लस और माइनस 2Cl माइनस, माइनस वालों से प्लस वाले Na और Cl कट गए, क्या बचा? Ba और 2OH, BOH का होल ट्वाइस यही है, यही हमें चाहिए था। इनकी वैल्यू रख दो, देखो BaCl2 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ दी होंगी, देखो यहाँ भी BaCl2 इसकी है 2.8, तो यहाँ 2.8 इंटू 10⁻⁻², फिर NaOH 2.481, और इसे हमें 2 से गुणा करनी है, तो 2 से गुणा करके ये आ गई इसकी वैल्यू, माइनस 2 गुणा 2 1.2, इसे भी 2 से गुणा करा तो ये आ गई, गुणा भाग करके इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू हमारी 5.232, इस तरह हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ऐसा ही एक अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मोलर चालकताओं को की सहायता से अनंत अनुता पर NH4OH की मोलर चालकता की गणना करो, NH4OH की। अब देखिए हमें दे रखा है BaOH का होल ट्वाइस की मोलर चालकता, BaCl2 की, NH4Cl की, हमें NH4OH की निकालनी है, तो यहीं से आप देख लेंगे NH4 तो मिलेगा तीसरी वाली समीकरण में से, OH मिलेगा पहली वाली में से, ठीक है ना। यहाँ 2 OH मिल रहे हैं, तो इसे हमें आधे से गुणा कर देंगे तो 1 OH मिल जाएगा, जब आधे से गुणा करोगे तो इसकी वैल्यू भी आधी हो जाएगी, तो NH4 यानी समीकरण 3 प्लस 1 गुणा 1/2 गुणा समीकरण 1, यानी ये वाली वैल्यू और इसकी आधी वैल्यू, ये दोनों तो हम प्लस कर देंगे, और माइनस BaCl2, इसका भी इसमें निकलेगा 1 Cl, इसमें निकलेगा 1 Cl, तो इसे भी आधे से गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि 1 Cl चाहिए हमें, इसको भी हाफ से, तो इसका भी हाफ करके इसमें से माइनस कर देंगे, 129.8 प्लस 1/2 गुणा 457.6 माइनस 1/2 गुणा 240.6, यो इसका आंसर आना चाहिए। अब करने का तरीका, पहले तो हम समीकरण के रूप में लिख लें, BOH का होल ट्वाइस को Ba में और 2OH में तोड़ा और इसकी मोलर चालकता लिख ली, BaCl2 को Ba में और 2Cl में, NH4Cl को NH4 में और Cl में, ये तो हमें दे रखा है। अब हमें ज्ञात क्या करना, NH4OH की मोलर चालकता निकालनी है, और ये वियोजित होगा NH4 प्लस में और OH माइनस में, ये हमें ज्ञात करना है। अब ये बनाने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ रही है, ये थोड़ा हम दिमाग को जोड़ दे लें। एक तो NH4 प्लस आयन हमें मिलेगा समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 में है NH4, और एक OH की, OH मिलेगा 1 से, लेकिन वहां 2 मिल रहे हैं तो उस आधे से गुणा कर देंगे, तो समीकरण 3 प्लस समीकरण 1 गुणा 1/2,
ये लिख दिया हमने 1/2 गुणा समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, यहाँ तक आ गए। अब इसमें से हमें एक्स्ट्रा चीज क्या क्या है, एक तो बी ए हमारे पास एक्स्ट्रा है, और हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है, सी एल एक्स्ट्रा है। तो बी ए और सी एल को कैंसिल आउट करने के लिए हम समीकरण 2 को इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस समीकरण 2। लेकिन समीकरण 2 में 2 सी एल है, हमें 1 सी एल कैंसिल करना, तो इसको भी 1/2 से गुणा कर दो। ठीक है, यही हमने यहाँ किया। अब देखिए इसको करने पर क्या आया, 1/2 गुणा बी ए प्लस 2 प्लस ओ एच माइनस NH4 प्लस प्लस सी एल माइनस माइनस, अब ये दूसरी वाली समीकरण हम माइनस कर दी, बी ए पे +2 और सी एल पे -1 और इसका हाफ। ठीक है, अच्छा इनकी वैल्यू रख दो भाई, 1/2 गुणा इसकी वैल्यू थी 457.6, बी एच का होल ट्वाइस की, ये भी देखो ये 457.6। फिर आती है NH4 Cl की, तो 129.8, ये दे रखी है 129.8 देखो। फिर इसमें से घटा देना हमें हाफ इंटू 240.6, ये रहा माइनस हाफ इंटू 240.6। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये NH4OH की मोलर कंसंट्रेशन हो गई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर या अनंत सांद्रता पर। अच्छा नेक्स्ट सवाल और देखें, एक NH4OH के 0.01 m, इसमें मोलरिटी दे रखी, मोलरता, विलयन के लिए मोलर चालकता कितने हैं। अच्छा इस मोलरता पर इसकी चालकता इतनी है, अनंत पर नहीं है, इस मोलरता पर, यानी से हम मान लें कि सी है कंसंट्रेशन, तो कैप एम मोलर चालकता एट सी कंसंट्रेशन कितनी वैल्यू है इसकी, 9.33 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब उसने पूछा है कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता इतने हैं। अच्छा ये भी दे रखा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी दे रखा है, कैप एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये भी दे रखा। तो इस विलयन का वियोजन की मात्रा पूछी, अच्छा एल्फा पूछा उसने, तो वियोजन की मात्रा का बच्चों सूत्र होता है किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यानी कैप एम एट सी कंसंट्रेशन अपॉन कैप एम एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू 9.33 है और इसकी वैल्यू 238 है। इसे कर दिया तो आ गया 0.0392, ये हमारा क्या आ गया है, वियोजन की मात्रा। मात्रा किसका, कुछ नहीं होता है क्योंकि ये अनुपात है, ये तो मोलर चालकताओं का अनुपात है। इसकी मोलर चालकता का मात्रक ऊपर लिखोगे, इसका नीचे, मात्रक समान है तो वो कट जाएंगे। तो ये इस हमारी आ गई वियोजन की मात्रा। इस सूत्र को जरा कंठस्थ कर लेंगे, किसी भी चालकता पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर अगर हमें मोलर चालकता निकालनी है तो उसको अनंत तनुता पर मोलर चालकता से भाग दे देंगे और वियोजन स्थिरांक आ जाएगा। वियोजन स्थिरांक क्या किसके बराबर होता है, सी कंसंट्रेशन पर या सी तनुता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अगला प्रश्न है 0.001028 मोल प्रति लीटर, मोलरता दे दी इसकी, ये एसिटिक अम्ल की चालकता इतने है। अब जब मोलरता दी है तो ये चालकता कौन सी होगी, मोलर चालकता, तो मोलर चालकता हो गई, नहीं चालकता उसने दे रखा, मोलर चालकता नहीं है, इसकी चालकता इतने साइमन सेंटीमीटर इनवर्स यानी कप्पा है, तो कप्पा इज इक्वल्स टू 4.95 इंटू 10⁻⁻5। यदि एसिटिक अम्ल के लिए कैप एम नॉट का मान 390.5, मैंने बताया था अगर नॉट हो या इनफाइनाइट हो एक ही बात है,
तो यो अनंत अनुता पर चालकता दे रखी है सिटी कंपनी की 390.5, ये दे दिया। वियोजन स्थिरांक पूछा। अब वियोजन स्थिरांक का मतलब के अल्फा, तो पहले हम अल्फा निकाल लें, इससे अल्फा निकाल के तभी तो वियोजन स्थिरांक निकलेगा, जैसे पिछले साल करे थे साम्य अवस्था वाले न्यूमेरिकल, ओस्टवाल्ड के नियम वाले न्यूमेरिकल। तो मैंने बताया सी पर मोलर चालकता, किसी भी सांद्रता पर अगर हम मोलर चालकता निकालनी है तो क्या सूत्र होता है मोलर चालकता का, कप्पा इंटू 1000/m, इसमें वैल्यू रख दी, हमारा आ गया 48.15। अब वियोजन की मात्रा कितनी आई, किसी भी सी कंसंट्रेशन पर मोलर चालकता बटे इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पर, सी पे आई 48.15 और इनफाइनाइट पे उन्होंने दे रखी थी 390.5, ये रही इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पर, तो इससे डिवाइड कर दिया 48.15 बटे 390.5, इससे आ गई 0.1233, मात्रा कुछ नहीं होने का, क्यों, क्योंकि ये वियोजन है, वियोजन इतना आ गया। हमें वियोजन स्थिरांक की गणना करनी है, तो वियोजन स्थिरांक के लिए क्या करते हैं, पहले इसका साम्यावस्था का इक्वेशन बनाओ, CH3COOH ये इसमें वियोजित हो गया, इसके लिए सूत्र ये वाला आता है। अब क्यों आता है ये हमने पिछले साल पढ़ा था, फिर भी मैं आपको याददाश्त ताज़ा करने के लिए इसे फिर बता देता हूँ। देखो क्या आएगा इसके लिए, यहाँ रख लो, हमें निकालना है CH3COOH, ये वियोजित हुआ CH3COO माइनस H+, देखो यही लिखा ना हमने, इसमें वियोजित हुआ। अब इसमें वियोजित होने के बाद हमें इसका वियोजन स्थिरांक का सूत्र निकालना, तो क्या करते हैं, प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभ में इसका 1 मोल है, इसके 0 मोल, इसके भी 0 मोल, साम्यावस्था पर मान लीजिए इसमें से अल्फा वियोजित हो गया, 1 माइनस अल्फा बचा इसका 1 से इसका भी 1 बन गया, इसका भी 1, तो अल्फा से कितना बनेगा, इसका भी अल्फा, इसका भी अल्फा, ये साम्यावस्था पर मोलों की संख्या हो गई। अब साम्यावस्था पर सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता, सक्रिय या सांद्रता को क्या करते हैं, मोल प्रति लीटर, यानी मान लीजिए इसमें वॉल्यूम V है, V लीटर का पात्र है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये क्रिया करा रहे हैं, अर्थात हम मोलों को V से डिवाइड कर देंगे आयतन से, इसका α/V, इसका भी α/V, ये हो गई साम्यावस्था पर मोलर सांद्रताएं या साम्यावस्था पर सक्रिय द्रव्यमान, एक ही बात है। अब Kc जैसे निकालते हैं, यानी यहाँ हम निकाल रहे हैं अल्फा, वियोजन स्थिरांक बराबर प्रोडक्ट α/V इंटू α/V बटे रिएक्टेंट 1 माइनस α/V, ये तो होता है साम्य स्थिरांक की। जब हम गणना कर रहे थे तो साम्य स्थिरांक बराबर उत्पादों की मोलर सांद्रताएं बटे अभिकारक की मोलर सांद्रता, यही हमने करा। इनकी मोलर सांद्रताएं ये हैं, इसकी α/V, इसकी भी α/V और इसकी 1 माइनस α/V। अब यहाँ इस V से ये V कट गया, ठीक है, अल्फा इंटू अल्फा हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन ये भी नीचे आया तो 1 माइनस अल्फा इंटू V, ये हमारा इसका सूत्र बन गया। यही सूत्र हमने यहाँ लिखा, देखो कि अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा V। ये अब अगर हमें इसे कंसंट्रेशन में चेंज करना है तो हम जानते हैं C इज इक्वल्स टू 1/V, तो 1/V की जगह C रख दो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर C ऊपर हो जाएगा जब V नीचे है, अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला तुमने यहाँ लिख रखा, अल्फा स्क्वायर C, ये देखो, अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये लिख दिया। बस अब हमें इनकी केवल वैल्यू इसमें रखनी है। देखो क्या, अल्फा की वैल्यू हमने ये निकाल ली 0.1233, ये रख दो,
0.1233 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ये, इनटू सी, सी क्या है, कंसंट्रेशन, यो हमें दे रखी है यानी मोलरता, यो हमें शुरू में सवाल में दी थी 0.001028, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी 0.001028 बटे 1 माइनस एल्फा, फिर वही 0.1233, इसको सोल्व करने पर 1.782 इंटू 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर आंसर आ जाएगा। अब आज के लेक्चर का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अनंत अनुताप पर Al+3 और SO4-2 की आयनिक चालकताएं 189 और 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हैं, तो अनंत अनुताप पर इस Al2SO4 का होल थ्राइस की तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता की गणना करो। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकताएं निकालने के लिए पहले आप उसको आयनित कर लें, उसको वियोजित कर दो। तो Al2SO4 का होल थ्राइस वियोजित हो जाएगा 2Al+3 और 3SO4-। अब हमें इसकी तुल्यांक की चालकता भी निकालनी है और मोलर चालकता भी। तो तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता में क्या फर्क होता है, दोनों में हम आयनिक चालकताएं तो दोनों में लेंगे, लेकिन तुल्यांक की चालकता में हम हर एक आयन की चालकता को उसके आवेश की मात्रा से डिवाइड कर देते हैं, जबकि मोलर चालकता में हम हर एक आयन को उसके आयनों की संख्या से या आयनिक परमाणुओं की संख्या से गुणा कर देते हैं। तो जैसे यहाँ है, यहाँ Al के लिए 1/3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ Al के लिए 2 से गुणा करेंगे, बस इतना फर्क होगा। तो देखिए क्या फॉर्मूला आया, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैप EQ, इक्विवेलेंट चालकता या कंडक्टिविटी, 1/3 गुणा Al की, Al आयन की चालकता, प्लस 1/2 गुणा सल्फेट आयन की। तो 1/3 गुणा एल्युमिनियम की आती है, दे रखी है 189, तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ 189, प्लस 1/2 गुणा सल्फेट की दे रखी है 160, इसकी वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो। 3 से भाग करा 63, 2 से भाग करा 80, 63 और 80 143 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक, इसका आ गया तुल्यांक की चालकता। अब मोलर चालकता के लिए, इसके लिए इसके 2 मोल हैं, 1 मोल में एल्युमिनियम के 2 मोल हैं, तो 2 मोल 2 से गुणा कर दी, 2 इंटू Al+3 का। इसके 3 हैं तो 3 गुणा SO4 का, Al का 189, इसका 160, इसे 2 से गुणा करा, इसे 3 से गुणा करा, दोनों को जोड़ दिया और आंसर आ गया 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। आशा है आज समझ में आ गए होंगे न्यूमेरिकल। अब आपको जैसा मैंने पिछली बार बताया था, हर बार यही चीज है, न्यूमेरिकल करने का तरीका यही है, थ्योरी क्लियर करो, सूत्रों को एक बार रिवाइज मारो और फिर न्यूमेरिकल करना शुरू कर दो। पहले आप जो न्यूमेरिकल मैंने ये वीडियो में दिए हैं, इनको वीडियो को पॉज करके अपने आप करके देखो, नहीं होता है प्ले कर लो और सीख लो कि कहाँ हमें दिक्कत आ रही है। फिर वीडियो देखने के बाद जब ये न्यूमेरिकल आपकी समझ में आ जाएंगे, एक बार में नहीं आते, दूसरी बार फिर देख सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैं बैठा हूँ, मुझसे पूछो। और उसके बाद आपके पास जो भी बुक है उसके न्यूमेरिकल निकालने शुरू कर दो। मुझे 100% विश्वास है कि आपसे कोई न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं। बुक में हाँ कुछ न्यूमेरिकल IIT लेवल के, JEE लेवल के, उनके चक्कर में आपको अभी नहीं पढ़ना है। अभी आप टारगेट करें बोर्ड पर। समय हमारा खराब चल रहा है, इसलिए स्मार्ट लर्निंग की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा वर्क ना करें, इसके लिए बाद में समय मिलेगा। तो अभी आप बोर्ड पर फोकस करें और उसके सिलेबस को कवर अप कर लें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बात।